विद्यार्थियों नमस्कार। आज भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 प्रारंभ होने जा रहा है। इसका अध्याय 9 या विषय 9 का हम आज श्री गणेश करने वाले हैं। चूँकि गणेश उत्सव चल रहा है तो इसमें नई पुस्तक का आज श्री गणेश हो रहा है। तो इसमें हमारा सबसे पहला विषय है उपनिवेशवाद और देहात। चूँकि अंग्रेजों का यहाँ आगमन हो गया था, भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था। उस उपनिवेशवादी शासन का देहात से क्या संबंध था, किस प्रकार वो देहात को देखते थे और देहात किस प्रकार उपनिवेशवादियों को देखता था, आज हमारी चर्चा का विषय, आज हमारे अध्ययन का विषय यही रहेगा। और इस अध्ययन के विषय के लिए हमें आवश्यकता जिन स्रोतों की पड़ेगी, जिनके द्वारा हम इस पर प्रकाश डालेंगे, वो होंगे सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अभिलेख हमको प्राप्त हुए, जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ही आज हम ये बताने वाले हैं कि भारतीय उपनिवेशवाद यानी भारत में जो उपनिवेशवाद था उसका देहात के प्रति क्या रवैया था, क्या दृष्टिकोण था और देहात का उपनिवेश के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो आज हम सरकारी अभिलेखों के स्रोत का उपयोग करके हम भारत उपनिवेशवाद और देहात के संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में निवास करते थे, उनके लिए औपनिवेशिक शासन का क्या अर्थ था। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल में के जमींदारों से मिलेंगे। क्योंकि सबसे पहले उपनिवेशवादी शासन का प्रारंभ बंगाल में ही होता है, तो बंगाल के जमींदारों के बारे में भी हम समझेंगे, उनसे मिलेंगे। उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़िया और संथाल लोग रहा करते थे। 2 प्रकार के लोग रहते थे बंगाल प्रांत में, एक संथाल थे और पहाड़िया। चूँकि पहाड़िया लोग जो थे वो वहाँ के निवासी हुआ करते थे। इसके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे, कौन पहाड़िया थे और कौन संथाल थे, किसको लाया गया था वहाँ पर, किसको बसाया गया था और किसको वहाँ से हटाया गया था उपनिवेश शासन के द्वारा। फिर वहाँ से दक्कन की ओर बढ़ेंगे। बंगाल के बाद हम किस तरफ बढ़ेंगे, दक्कन की ओर बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, और यह भी आप इस अध्याय में देखेंगे। ईस्ट इंडिया यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने देहात में अपना राज किस प्रकार से स्थापित किया था। अपनी राजस्व नीतियों को कैसे क्रियान्वित किया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजस्व नीति मतलब भूमि कर को प्राप्त करने की जो नीतियां थी उनको कैसे उसने क्रियान्वित किया था, कैसे उनको लागू किया था। भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, हम आज इस अध्याय में ये भी जानेंगे। भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों के लिए, जैसे कृषक, मध्यम कृषक, उच्च कृषक या जमींदार, मजदूर, इन इत्यादि लोगों के लिए ये जो राजस्व नीतियाँ थीं इनका क्या मतलब था और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजस्व नीतियाँ थीं, इन नीतियों ने देहात के किसानों की ज़िंदगी को किस प्रकार से बदल दिया था, देहात के किसानों के या देहात के निवासियों की ज़िंदगी को किस प्रकार इस नीति ने बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए उनके परिणाम होते थे। जो भी राज्य या सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या उपनिवेशी शासन के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, जो नीतियाँ बनाई जाती थी, उन नीतियों कि जनसाधारण के लिए क्या परिणाम होते थे, वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाए थे, नीतियां बनाई थी, उन कानूनों और नीतियों के कारण कौन लोग धनवान बन सकते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, उससे कौन धनवान बनेंगे और कौन गरीब हो जाएंगे। ऐसे किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है। आज हम इस अध्याय में ये भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व की नीतियों के द्वारा कौन लोग किस लोगों को ज़मीन प्राप्त हो जाती है और किन लोगों की ज़मीन खो जाती है। जिस पर वह रहता था वो ज़मीन चली जाती थी, गुजर बसर भी उसी पर करता था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं, आज हम ये भी देखेंगे। देहात के रहने वाले किसान जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ और किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे। चूँकि हम ये भी देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा थोपे गए कानूनों को, जो देहातियों पर कानून थोपे गए थे, उन कानूनों का लोग मजबूर होकर के विरोध भी किस प्रकार से कर लेते थे।
यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार के वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखती थी कि कानूनों का विरोध हो रहा है तो वो उनमें कुछ परिवर्तन कर देते थे या फिर उसको बदल देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासकारों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती थी। यानी आप ये भी जान पाएंगे कि हमें इन इतिहासकारों के बारे में किस प्रकार से कौन से स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कौन सा इतिहासकार था। साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी हम जानते हैं कि इतिहासकारों के सामने इतिहास लेखन में कौन कौन सी समस्याएं आती थी, इस संबंध में उपस्थित होती। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी हमारे पास विभिन्न अभिलेख मिले थे, सर्वेक्षणों के जो सर्वेक्षक होते थे, सर्वेक्षण करते थे, उनके पत्र या पत्रिकाएं या उनकी रिपोर्टें हमें प्राप्त हो जाती थी। कुछ विदेशी यात्री आते थे उपनिवेश काल में, उन यात्रियों द्वारा जो विवरण छोड़े गए, कुछ जांचें हुई, जांचों की रिपोर्ट मिली हमें, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया और अपने इतिहास को गढ़ लिया। चूँकि हमने इससे पहले अध्याय 8 में देखा था, अबुल फजल की आइन के बारे में हमने पढ़ा था, तो अबुल फजल को लिखने के लिए अकबर ने कहा था कि हमारे वीरतापूर्ण कृत्यों को, युद्ध के वर्णन को आप ईमानदारी से लिखिए। और इसी प्रकार आप यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दस्तावेज हैं और इसमें लिखने वाले जो भी यहाँ के इतिहासकार थे, जैसे अबुल फजल ने अकबर की अच्छाइयों को प्रस्तुत किया, उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख और दस्तावेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की अच्छाइयाँ ही प्रस्तुत करने वाले हैं। यहाँ एक चित्र दिया है, 9.1 है ये, और इस चित्र में एक बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी कुछ लोग भी खींच रहे हैं उसको, और उस बैलगाड़ी पर कुछ रखा हुआ है। यहाँ देखिए आप, लोग किस प्रकार कृषि करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। एक यहाँ चित्र, कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है, उस बैलगाड़ी में कपास भरी हुई है। यह चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। चूँकि उस समय प्रेस हमारी लंदन से संचालित होती थी और उस न्यूज में, यानी 1861 की न्यूज में ये चित्र प्रकाशित हुआ था। आज हम देखेंगे बंगाल और वहाँ के जमींदार। फर्स्ट 9 का फर्स्ट, बंगाल और वहाँ के जमींदार। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ था। सबसे पहले औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित हुआ था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। यानी ये बात तो निश्चित है कि सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ प्रारंभ हुआ था, स्थापित किया गया था बंगाल प्रांत में। और फिर हम जानने का प्रयास करेंगे इस प्रांत में जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया था। पुनर्व्यवस्थित का मतलब उनको फिर से रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, किस ज़मीन पर वो खेती करेंगे, किस पर नहीं करेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था दे दी गई थी कि वहाँ भूमि किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। और एक नई राजस्व प्रणाली भी यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया था। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं 1.1 वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। 1.1 वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 की बात है, 1797 1797 में वर्धमान आज इसको वर्धमान कहा जाता है, पहले वर्धमान था, आज इसको वर्धमान कहा जाता है। में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। वर्धमान के राजा के द्वारा आधारित अनेक महल, यानी उनके राजा के द्वारा आधारित, यानी उनके ने बनवाए हुए थे जो महल,
और जो भूमि की संपदा थी बेचे जा रहे थे, इनको बेचा जा रहा था। यानी बर्धमान का एक राजा था, उसके महल और उसकी भूमि बेची जा रही थी। सन 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। यानी 1793 हमारे देश में 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त, ये उपनिवेशवादी शासन की राजस्व नीति थी, इसको स्तंभरारी बंदोबस्त कहा जाता है। 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। माना कि जो भी क्षेत्र है, यहाँ का जो जमींदार है, उसको निश्चित कर दिया था कि आप इस क्षेत्र से, इतने गांव से, एक जो जमींदारी का निश्चित क्षेत्र बना लिया था, इतने गांव के आप जमींदार हो और आपको यहाँ से इतनी राशि निश्चित रूप से हमको देनी है। तो यहाँ पर राशि निश्चित कर दी गई थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। यानी स्तंभरारी बंदोबस्त जो 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या उपनिवेशवादी शासन की एक भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत आता है। इस बंदोबस्त में सबसे पहले निश्चित क्षेत्र बनाए गए थे और निश्चित क्षेत्रों की राशि निश्चित कर दी गई थी कि यहाँ से हमें राजस्व की राशि इतनी प्राप्त होगी और उस राशि को जमींदारों से वसूल किया जाता था। प्रत्येक जमींदार को वो राशि देनी पड़ती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। यदि कोई जमींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई राशि या निश्चित की गई राशि को नहीं चुका पाता था, तब क्या होता था, उसकी निजी संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। उसकी निजी संपत्ति को बेच करके वो राशि प्राप्त की जाती थी। उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदा नीलाम की जाने वाली थी, यानी उससे ले ली जाती थी। चूंकि बर्धमान के राजा, जो बर्धमान की जो रियासत है, इनका भी यही हुआ था। बर्धमान के राजा या यहाँ के जमींदार जो थे, उनसे निश्चित राशि लेनी थी। किस चीज़ की? स्तंभरारी बंदोबस्त के आधार पर जो राशि निश्चित की गई थी उस क्षेत्र की, वो चुका नहीं पाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाए थे। तो आज बर्धमान के राजा, जो कि एक जमींदार के रूप में थे, उनकी निजी संपत्ति को नीलाम करना था, क्योंकि वो राशि चुका नहीं पाए थे। कर की जो राशि थी वो चुका नहीं पाए थे, तो उनकी वो जमीन या उनकी संपत्ति, महल सब नीलाम होने थे। नीलामी में बोली लगाने के लिए उनके अनेक खरीदार आए थे। जब नीलामी होने लगी तो बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं यानी महल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसको महल दे दिया गया। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पैच दिखाई दे गया। बर्धमान में जो कलेक्टर जो नीलामी करवा रहे थे, जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसको महल दे दिया गया। और जब उसको महल दे दिया गया तो जो कलेक्टर थे, कलेक्टर को उसमें एक पैच समझ में आया, एक उसमें चाल समझ में आई कलेक्टर को। देखिए, उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे। उसने देखा कि जो बोली लगाने के लिए आए हैं, नीलामी के लिए जो आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग राजा के नौकर या उनके नज़दीकी लोग ही हैं। और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। राजा की ओर से ही उन्होंने बोली लगाई थी, ज़मीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। 95% से ऊपर बिक्री कैसी थी? फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा। मान लिया कि बर्धमान के राजा की ज़मीन नीलाम हो गई, उनके महल नीलाम हो गए, लेकिन कलेक्टर को ये समझ में आया कि जिनने जो ज़मीन खरीदी है, जिनने जो नीलामी ली है, वो सिर्फ राजा के ही अपने नौकर या उनके एजेंट हैं और उनके द्वारा वो ज़मीन फिर वहीं के वहीं है। यानी ज़मींदारी पर नियंत्रण बर्धमान के राजा का ही है। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती है? मतलब हमें ये देखना है कि राजा राजस्व, पहले तो राजा ने राजस्व क्यों नहीं दिया? जो स्तंभरारी बंदोबस्त के अंतर्गत बर्धमान रियासत के लिए जो लगान निश्चित किया गया था, तो राजा ने क्यों नहीं दिया? क्या राजा ने किसानों से नहीं लिया होगा? इसके बाद राजा ने क्यों नहीं दिया? एक बात आती है। दूसरी बात आती है, खरीदार कौन थे?
जो नीलामी में राजा की संपदा या महल बेचे गए उसके खरीदार कौन थे। यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में हमें क्या बताती कि पूर्वी भारत मतलब बंगाल प्रांत भारत के पूरब में आता है, और वहाँ उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में हमें क्या बताती है। आइए अब हम 1.2 अदा ना किए गए राजस्व की समस्या के बारे में जानेंगे। 1.2 अदा ना किए गए राजस्व। अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। मतलब जो भी जमींदार होते थे, स्तंभरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो उनके लिए लगान निश्चित किया जाता था, राजस्व निश्चित किया जाता था, उसको वो अदा क्यों नहीं कर पाते थे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।